नहीं है तुरंत आप लोग। ठीक है? तो भारत यानी विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा हुआ? ब्रिटेन हुआ। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा विश्व का प्रथम गणतंत्र देख लेते हैं जिसको रिपब्लिक कहते हैं। देखिए रिपब्लिक में क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख, हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र का प्रमुख, जहां पे राष्ट्र का प्रमुख का चुनाव नागरिक द्वारा की जाए। उससे क्या है, गणतंत्र कहते हैं या रिपब्लिक कहा जाता है। राष्ट्र का प्रमुख यहाँ पे कौन है? द हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो देखिए हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है, जनता द्वारा चुनी जाती है। तो हमारा जो देश है ना, लोकतंत्र भी है और गणतंत्र दोनों है। हम गणतंत्र कब बने हैं? 26 जनवरी 1950 को हम क्या बनाए, गणतंत्र बने। उससे पहले हम गणतंत्र नहीं थे। और विश्व का पहला गणतंत्र देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका क्या है, विश्व का प्रथम प्रथम गणतंत्र। ध्यान दीजिएगा, तो विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन है? अमेरिका। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले, इनके राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए ब्रिटेन में क्या होता है, प्रधानमंत्री के साथ साथ वहाँ पे महारानी या महाराजा होते हैं। तो वहाँ पे राजतंत्र है, राजतंत्र के साथ साथ भी क्या होता है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। इसलिए वो क्या है, लोकतंत्र है। ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, लोकतंत्र है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान या सबसे छोटा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान वो है भारत का है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान वो है अमेरिका का। उसका विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। और विश्व का पहला अलिखित संविधान यानी अनरिटेन, वो है ब्रिटेन का। ठीक है, यहाँ पे लिखित और अलिखित का समझ लीजिएगा। अलिखित का मतलब ये नहीं कि लिखा नहीं है, लिखा हुआ है। ऐसे नहीं है कि मतलब लोग याद किया, कंठस्थ किया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, कोई भी अगर संशोधन करना है, नहीं उसको अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए क्या होता है, पहले से जो लिखा हुआ था संविधान में कानून, उसको हटा के उसके जगह पे नया चीज लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं पहले राम लिखा था, तो राम की जगह पर अगर हमें श्याम करना है तो पहले राम को मिटा के श्याम लिखना पड़ेगा। तो ऐसे संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। और लिखित संविधान में क्या है कि कहीं पे पहले से राम लिखा हुआ है, अगर राम की जगह श्याम करना है तो राम वाला शब्द रहेगा, उसके साथ साथ क्या सब क्लॉज जोड़ा जाता है। इसको उप अनुच्छेद या अनुच्छेद को आखा आप लोग संविधान में देखे होंगे। तो उसको सब क्लॉज कहा जाता है। तो सब क्लॉज लगा के क्या आता है, उसके बाद श्याम डाला जाएगा। और राम को नहीं हटाया जाएगा, राम जैसा था तो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके नीचे जो जिस जोड़ा जाएगा उसको अलग से जोड़ा जाएगा। तो भारतीय संविधान क्या है, लिखित संविधान है। अगर आप लोग, अभी बताऊंगा कि हमारा संविधान जब बना था, तो हमारे संविधान में 395 यानी 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल था। आज क्या है, 470 से भी ज्यादा हो गया है। तो इसके मतलब है कि 395 ही है, लेकिन उसमें सब क्लोज जोड़ता गया।
उसमें ए बी करके आप लोग संविधान में देखेंगे, जैसे क्या है आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 16(4), इस तरह से जो जोड़ा गया है उसको सब क्लॉज कहा जाता है। तो जहाँ पे कोई चीज को अमेंडमेंट करना है और अमेंडमेंट के बाद जो पहले जो चीज लिखा था या पहले जो भी विषय लिखा हुआ था, सब्जेक्ट था, उसको अगर हटाते नहीं है तो उसको लिखित संविधान या रिटन संविधान कहा जाता है। और अगर संविधान में जो विषय पहले से उसमें रिटन फॉर्म में है और अमेंडमेंट के माध्यम से उसको हटाना है, अगर उस पहले को लिखे हुए फॉर्म को अगर हटा के उसमें नया चीज लिखा जाएगा तो उसको अलिखित या अनरिटेन संविधान कहा जाता है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान क्या है, अनरिटेन संविधान है। इसलिए ब्रिटेन में कोई भी संसद से कोई भी कानून पास होता है तो जिसके जगह पे पास होगा पहले उसको हटाएंगे, फिर उसके जगह पे उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा या उसको रखा जाएगा। इसे ध्यान देगा। तो ब्रिटेन क्या है, आलिखित संविधान है, विश्व का पहला आलिखित संविधान है। और भारत में भी क्या है, लिखित संविधान है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है और विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ है, अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान में केवल क्या है, 13 अनुच्छेद है और बाकी क्या है उसमें, बाकी सब क्लॉज उसमें जुड़ता चला गया, क्योंकि उसमें संविधान बनने में उसका जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है उसमें अंतर है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा, जो बेसिक चीज है उसको समझ लीजिए। अब आते हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है उसके। देखिए, भारतीय संविधान यानी भारत के लोगों द्वारा संविधान बनाने की जो पहली कोई व्यक्ति अगर आवाज उठाया था तो वो एम एन रॉय थे। उन्होंने सबसे पहले, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि भारत के लोगों द्वारा भारत का एक संविधान होना चाहिए। उनका नाम क्या था, एम एन रॉय। उसको मनवंत नाथ रॉय कहा जाता है, एम एन रॉय। ये भारत का पहला व्यक्ति है जिन्होंने पहले बताया कि भारत में एक संविधान होना चाहिए और संविधान का बनाने का जो प्रोसेस होगा वो भारतीय द्वारा बनाया जाएगा। इसके द्वारा बनाया जाएगा, भारतीय द्वारा यानी इंडियन द्वारा बनाया जाएगा संविधान। लेकिन इससे पहले धीरे धीरे जो संविधान हमारे यहाँ था या जो भी कानून था वो हमारे देश के नागरिक द्वारा नहीं बनाया जाता था, बल्कि ब्रिटेन के लोगों द्वारा उसको बनाते थे। तो इसलिए इन्होंने बोला कि भारत के लोगों द्वारा एक संविधान बनाना बहुत जरूरी है। बाद में कांग्रेस, जो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने भी बताया, फिर नहीं बना, अंग्रेजों ने उसको माना नहीं। बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, उसके बाद ब्रिटेन की जो इकोनॉमिकल शक्ति था या जो उसका सामरिक शक्ति था वो कमजोर पड़ गया। जब ब्रिटेन का सामरिक शक्ति कमजोर पड़ गया तब उन्होंने देखा कि भारत के लोगों को ज्यादा रियायत यानी ज्यादा सुविधाएं नहीं देंगे, उनको ज्यादा वो नहीं करेंगे, तो भारत पर ज्यादा दिन तक हम कब्जा करके नहीं रख पाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उससे भारत के लोगों का क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति ज्यादा क्या है, आक्रोश देखा गया था। और दूसरी बात है कि यहाँ की जो सेना और जो सिविल सर्वेंट है वो क्या है, अंग्रेजों का बात मानने से धीरे धीरे इनकार करने लगे थे। ये क्या होता है कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए वहाँ का आर्मी और जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसका अगर पकड़ कमजोर हो जाता है तो फिर क्या होता है, सिस्टम चलाना बहुत दिक्कत हो जाता है। आजकल आप लोगों ने एक घटना देखा होगा भारत में, मणिपुर का घटना आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पे सरकार का जो आर्मी या जो कह सकते हैं वहाँ के जो लोकल पुलिस है उसमें सरकार का पकड़ कम हो गया है। इसलिए देखिएगा वहां पे 3 महीने से जो चीजें हो रहा है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है, जो ऑफिसर्स है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आर्मी है, उनमें जब तक सरकार का पकड़ नहीं होगा तो सरकार किसी, देखिए इससे पहले क्या था, यहाँ के आर्मी और क्या है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर अंग्रेजों का पकड़ बहुत था। इसलिए उन्होंने यहाँ के जनता को बहुत जितना भी टॉर्चर करना था वो कर पाए, लेकिन उसके बाद नहीं करना पाए। इस तरह से मणिपुर की घटना आप लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, जब देखा कि यहाँ पे प्रशासन और जो आर्मी धीरे धीरे क्या था उनके खिलाफ होते जा रहा है, तो सोचा कि इनको थोड़ा सा एक और मौका दिया जाए, एक संविधान बनाने की दिया जाए कि कुछ दिन क्या होगा, यहाँ के जो लीडरशिप है वो क्या था, कुछ कामों के लिए बिजी हो जाए।
तभी उन्होंने क्या है, अंग्रेजों ने 1946 में, 46 में एक मिशन भेजता है जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट इसलिए कहा जाता है कि जो सरकार के मुख्य मंत्री होते हैं उसको कैबिनेट कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे कैबिनेट मंत्री का नाम सुने होंगे। तो इसमें क्या था, उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, जिसको एटली सरकार कहा जाता है, क्लीमेंट एटली। ये क्या था, उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। तो इन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को क्या है 1946 में इंडिया भेजा, और यहाँ के नेताओं से क्या है, मतलब एडवाइस किया, यहाँ से डिस्कशन करने के लिए क्या बोला गया कि इंडिया में एक संविधान बनाया जाए, तो वहाँ के लोकल जो लीडर है उनके माध्यम से बनाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने 3 व्यक्ति को यहाँ पे भेजा। पहला था पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, और दूसरा था क्रिप्स। ये क्या था, इसके अध्यक्ष थे और बाकी ये सदस्य थे। ये दोनों क्या थे, सदस्य इस मिशन के। तो इस मिशन ने भारत के जो उस समय के जो पार्टी थे, नेताओं थे, जैसे कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, बाकी जितने भी थे, मुस्लिम लीग हो गया, और भी जितने भी पार्टी थे, उनसे बात करके क्या है, और देशी रियासत, यानी उनके जो देशी रियासत था उनसे बात किया, बात करके एक फॉर्मूला बनाया कि जो संविधान सभा बनेगा उसमें कितने सदस्य होंगे, कहाँ से कितने सदस्य लिए जाएंगे, उनका चुनाव का क्या तरीका होगा। तो उन सारी चीजों पर क्या था, इन्होंने एक मसौदा या एक ड्राफ्ट तैयार किया। उस मिशन का नाम क्या था, कैबिनेट मिशन। कब आए थे, 1946 में आए थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे, बहुत जगह। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला ये था कि उस समय भारत में जो भारत था या इंडिया था, उसमें 2 तरह के क्या थे, क्षेत्र थे। एक तो ब्रिटिश नियंत्रण में जो क्षेत्र था, ब्रिटिश नियंत्रण, और दूसरा था देशी राज, जिसमें नवाब, जमींदार, राजा। उस समय ब्रिटिश 11 प्रांत थे, प्रांत में राज्य थे ब्रिटिश, और फिर 4 कमिश्नरी था। और रियासत देखा जाए तो 652 से भी अधिक था। पाकिस्तान उस समय इसमें था, शामिल था। पाकिस्तान, बांग्लादेश सब उसमें शामिल था, ध्यान रखिएगा। तो इतना क्या था, देशी रियासत उसमें हुआ करता था। तो इनमें बोला गया है, इन दोनों में से जो सदस्य लिया गया था उनकी टोटल संख्या 389 फिक्स किया। कितना फिक्स किया, उसमें से 73 देशी रियासत से थे और बाकी क्या था, प्रांतों से। यहाँ से जो सदस्य चुने गए थे, वहां पे ब्रिटिश प्रांत में जो विधान सभा था, विधानसभा से चुना गया, विधानसभा से चुना गया। और देशी रियासत से जो सदस्य को चुना गया था, उनको मनोनीत करके चुना गया था, जिसको अपॉइंटमेंट कहते हैं। इनका चुनाव नहीं हुआ था, या इसमें क्या नहीं हुआ था, चुनाव नहीं हुआ था। जैसे टिहरी, आप लोग जानते हैं कि टिहरी क्या था, पहले देशी रियासत हुआ था। तो टिहरी से जो सदस्य गए होंगे, वो क्या है, वो चुनाव के माध्यम से नहीं गए। जो टिहरी राजा ने जिनको चुना था, वो व्यक्ति यहाँ से चुन के गए थे। लेकिन अगर मान ले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
पहले उत्तर प्रदेश में था, तो उत्तर प्रदेश क्या था, उसमें ब्रिटिश प्रांत था। तो उत्तर प्रदेश से अगर किसी को चुनना था तो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा होते थे वो उस समय थे, उनके द्वारा उस व्यक्ति को चुना जाएगा, ये नियम बनाया गया था। और इसमें टोटल, उसमें पाकिस्तान और भारत क्या और बांग्लादेश सब एक था, तो टोटल 389 यानी 389 सदस्य चुन के गए थे। और देशी रियासत से सबसे ज्यादा सदस्य चुन के गए थे, वो था हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे, निजाम से क्या है, वहां से सबसे ज्यादा सदस्य चुन के गए थे। एक बार क्वेश्चन पूछा था। और प्रांतों में से सबसे ज्यादा क्या था, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश तो उस समय नाम नहीं था, उस समय उसको उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। समझिएगा, तो वो क्या है, मान के चलिए वो यूपी से सबसे ज्यादा। आज भी देखिए यूपी में क्या है, सबसे ज्यादा सदस्य है, उसे अवसर लगा सकते हैं कि यूपी से सबसे ज्यादा सदस्य चुन के गए। अब जब ये इन सदस्यों का चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के बाद इनका क्या था, बैठक होना था, कॉन्फ्रेंस होना था, यानी सम्मेलन होना था। तो इसके लिए जो जगह चुना गया था वो दिल्ली में जो केंद्रीय सभागार था, दिल्ली के केंद्रीय सभागार, ये कहाँ है, दिल्ली में। यहाँ पे क्या था, बैठक होना था। तो जो पहला बैठक हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अध्यक्ष चुने गए। और बी एन राव जी को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। संवैधानिक सलाहकार यानी एडवाइजर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जानिएगा। डॉक्टर सचिदानंद जी और बी एन राव। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पररी प्रेसिडेंट, और बी एन राव जी को कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर चुना गया था। ये पहले दिन का बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, फर्स्ट बैठक, इसे कह सकता है फर्स्ट बैठक, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, ये हुआ था। अब जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था आपका 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को इनका क्या है, सेकेंड बैठक हुआ था, 1946। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे। और दूसरा, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस सी मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष चुना गया था। हाँ जी, एस सी मुखर्जी को क्या है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 13 दिसंबर को तीसरा बैठक हुआ, 1946। इसमें सबसे पहले नेहरू जी ने उद्देश्य या उद्देशिका जिसे कह सकते हैं, या प्रस्तावना प्रस्तुत किया था, जिसे आप प्रियम्बल कहा जाता है,
प्रियम्बल को प्रस्तुत किया था। प्रियम्बल क्या है, आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी या उत्तराखंड के जो बुक्स है, जो सरकारी बुक्स है, उनके पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का वचन देते हैं। ये जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल क्या है, 13 दिसंबर को क्या है एक्सेप्ट किया गया था। और इसको पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। और यही क्या है, हमारे संविधान का क्या है, प्रियम्बल या उद्देशिका या प्रस्तावना बना, जिसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। इस प्रियम्बल को या उद्देशिका को संविधान का क्या कहा जाता है? आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, सोल ऑफ द संविधान कहा जाता है, सोल ऑफ द संविधान कहा जाता है। अब इसमें सभी भारत के नागरिक को कम से कम प्रियम्बल याद रहना चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल को क्या है, हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत आधार कहा जाता है। मूलभूत आधार इसलिए कहा जाता है कि संविधान में अगर कोई भी संशोधन या कुछ भी नया चीज जोड़ना है या हटाना है, वो क्या है, प्रियम्बल के जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर प्रियम्बल में बोला कि आर्थिक न्याय होना चाहिए, तो आर्थिक न्याय तक ही सीमित है, उससे अलग आप कुछ जोड़ नहीं सकते हैं या आर्थिक न्याय को हटा नहीं सकते। इसलिए क्या है, प्रियम्बल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए इनको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है और इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। देखिए, पहले यह माना जाता था कि प्रियम्बल में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप लोग उतना तो गहराई से पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। एक केस बना था 1973 में, जिसको केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार केस कहा जाता है। तो केशवानंद जो केस था, उसमें यह बात बताया गया कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन वहां तक ठीक है जहां तक क्या हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव ना हो सके। इसलिए आप लोग देखा होगा 1976 में हमारे प्रियम्बल में 3 नए शब्द को जोड़ा गया है। उसमें क्या था, एक पंथ निरपेक्ष या जिसे धर्म निरपेक्ष कहते हैं, उसे जोड़ा गया। दूसरा है आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, और तीसरा क्या है, और अखंडता, एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। ये 3 जो शब्द जोड़ा गया है, वो कब जोड़ा गया? 1976 में 42 अमेंडमेंट में जोड़ा गया। तो कौन से केस में बताया गया कि प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है? केशवानंद भारती केस। तो ध्यान दिया, केशवानंद भारती केस में यही बताया गया है। देखिए, केशवानंद भारती केस हुआ था, केरल का रहने वाला था, तो बहुत बड़ा केस था ये। केशवानंद भारती केस 1973। इसमें बताया गया था जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, सकता है। इसी के आधार पर 1976 में वो 42वें संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा। तो इन 3 शब्दों को कब जोड़ा गया था? 1946 में 42
1976, सॉरी 1976 में जोड़ा गया था। 42 संविधान अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंड। पंथ निरपेक्ष थोड़ा समझ लीजिएगा। पंथ देखिए हमारे यहाँ पे धर्म से ज्यादा पंथ ज्यादा है। एक एक पंथ में बहुत सारे, एक एक धर्म में बहुत सारे पंथ है। पंथ मतलब सेक्ट कहते हैं उसे, और धर्म का मतलब रिलीजन होता है। जैसे आप हिंदू धर्म में ही ले लेते हैं, हिंदू धर्म में कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई शक्ति का पूजा करता है, कोई गणेश वगैरह पूजा करता है। तो बहुत सारे अलग अलग क्या है सेक्ट है यहाँ पे। कोई लिंगायत है, और भी बहुत सारे इस तरह के सेक्ट होते हैं। नागा अलग सेक्ट हो जाता है, गोरखनाथ अलग सेक्ट हो जाता है। ये बहुत सारे क्या है, हिंदुओं में क्या है बहुत सारे सेक्ट है। उसी प्रकार से मुस्लिम में भी सेक्ट है, वहां पे सुन्नी है, शिया है, उसके बाद सूफी वाले अलग होते हैं, और भी बहुत सारे चीज होते हैं। उसी प्रकार से बौद्ध में जाएंगे तो बौद्ध में महायान हिनायन है, जैन में जाएंगे स्वयंवर दिगंबर है। तो ये क्या है सेक्ट है, धर्म नहीं है बल्कि सेक्ट है। तो भारत में क्या बोला कि पंथ मतलब सेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये बताया कि जो हमारा सेक्ट है उन सेक्टों के साथ क्या है भेदभाव नहीं हो सकता है, कि उनमें अगर भेदभाव करेंगे तो फिर क्या दिक्कत होने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो सेक्ट है। देखिए हमारे यहाँ पे धर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा उसका अलग इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सेक्ट ज्यादा देखिए क्या होता है, अगर सेक्ट अलग अलग नहीं होते हैं तो जो अलग अलग हमारे देश के राज्य है, तो जहाँ पे जो सेक्ट ज्यादा प्रभावशाली है वो उसी की बात करता है। बंगाल में चले जाइएगा तो वहां पे देवी की पूजा बड़े पैमाने से होती है। वो लोग क्या बंगाल में सावन का महीना है नहीं होता है, वो लोग सावन में शिव जी का पूजा नहीं करते हैं। अब उत्तर भारत में आ जाइए, सावन के महीने में शिव जी का बड़े पैमाने पर पूजा हो रहा है। लेकिन बंगाल में जाएंगे तो क्योंकि वहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण ऐसा नहीं होता है। वो अलग बात है कि जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण ऐसा नहीं होता है, तो वो अलग चीज है। उसके बाद देखिएगा क्या है, वहां पे जो चैत महीना होता है वो शिव जी का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारे क्या है चीज है जो क्या है सेक्ट में अंतर होता है। आप उत्तर भारत में देखिएगा, उत्तर भारत में जो शिव जी का मूर्ति होता है उसमें हिमालय पर्वत को दिखाया जाता है, बर्फ दिखाया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में अगर शिव जी की मूर्ति देखेंगे तो नटराज का मूर्ति ही शिव जी का मूर्ति है, उसमें कहीं भी आपको बर्फ नहीं दिखाई देगा। तो बहुत सारे क्या है अंतर है, धर्म एक ही है तो बहुत सारे अंतर है। उसके बाद क्या है, जिस हिसाब से क्या है जो देवी की पूजा आदिवासी लोग करते हैं उस हिसाब से क्या है जो शहरी लोग हैं उस तरह से उसका देवी की पूजा उस हिसाब से नहीं करते हैं। क्योंकि जो देवी होता है वो आदिवासी का कुल देवी हुआ करते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे जितने भी प्राचीन देवी देवी मूर्ति है या मंदिर है सब पहाड़ों या जंगलों में है। जो उस समय की बात कर रहा हूँ, चाहे उत्तराखंड में ही देख लीजिए आप, जैसे पूर्णागिरि देवी मंदिर का है पहाड़ों में है। उसके बाद नंदा देवी देख लीजिएगा, वैष्णो देवी देख लीजिएगा, कामाख्या देवी देख लीजिएगा, सब क्या है। या आप गिरजा देवी देख लीजिए, वो कहीं पे शहरों में नहीं है। तो इससे भी क्या होता है कि यहाँ पे सेक्ट बहुत अलग अलग है, इसलिए क्या सेक्ट अलग अलग होता है। तो उस पर क्या होता है उसमें भेदभाव नहीं करना है। समाज देखिए यहाँ पे समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पूरी तरह से सरकार क्या होगा नियंत्रण करे। वहाँ पे सरकार भी नियंत्रित करता है और पब्लिक भी नियंत्रण। अब जैसे मनरेगा है, मनरेगा क्या, अगर हमारे संविधान में समाजवाद नहीं होता तो मनरेगा लागू नहीं हो सकता था। अगर समाजवाद नहीं होता तो हमारे यहाँ पे सरकार द्वारा रोड नहीं बनाते। उत्तराखंड में चार धाम जो रोड बन रहा है वो सरकार द्वारा बनाते हैं, तो सरकार नहीं बनाते वो रोड, वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे देते। अगर हमारे यहाँ पे समाजवाद नहीं होते तो क्या होता है कि रेलवे गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो समाजवाद को दिखाता है यहाँ पे। बहुत सारा हॉस्पिटल है जो सरकार के अंडर में होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि समाजवाद का यहाँ पे दर्शन होता है। फिर सरकारी स्कूलें समाजवाद का देखो, अमेरिका में सरकारी स्कूल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका समाजवाद की तरफ झुका ही नहीं है। वो सब क्या है वहाँ पे पब्लिक सेक्टर में है, क्या है
व्यक्तिगत बना हुआ यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेस बने होते हैं। उसके बाद क्या है, अखंडता। अखंडता का मतलब होता है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है कि भारत को खंडित नहीं किया जा सकता। भारत जैसा है वैसे रहेगा, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, अखंडता के बारे में। तो ये जो पेश किया गया था, ये नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे संविधान के जो प्रस्तावना है, इसमें 3 प्रकार के क्या है, न्याय की बात की गई है। तो एक है कि राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति भारत में राजनीति में शामिल हो सकता है। फिर सामाजिक न्याय, सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। और तीसरा है आर्थिक न्याय। इसी आर्थिक न्याय के कारण क्या है, जो सवर्ण लोगों को जो 10% आरक्षण दिया गया है, इसी आर्थिक न्याय के आधार पर दिया गया है। समझेगा, आप लोग जानते हैं ना, सवर्ण लोगों को जो EWS हम लोग कहते हैं, तो EWS में जो 10% आरक्षण दी गई है, ये आर्थिक न्याय के आधार पर दी गई है। और जो OBC या SC ST को जो आरक्षण दिया गया है, वो SC ST एंड OBC को जो आरक्षण दिया गया है, वो आपको सामाजिक न्याय के आधार पर दिया गया है। और सामाजिक और आर्थिक न्याय के आधार पर जो महिलाओं को जो अधिकार दिया गया, आरक्षण दिया गया है, इन दोनों के आधार पर दिया गया, या कह सकते हैं तीनों के आधार पर दिया गया है। क्योंकि हमारे समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से महिलाएं सबसे कमजोर है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि उत्तराखंड के जो सरकारी नौकरी होता है, उसमें 30% क्या है, सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। तो इसमें क्यों दिया गया था, क्योंकि इसमें न्याय की बात की गई। तो राजनीतिक न्याय, क्योंकि महिलाओं को पार्टिसिपेट नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक राजनीतिक न्याय तो मिला नहीं है। पंचायत वगैरह में मिला है, इसको तो कम से कम छोड़ दीजिएगा। इन दो न्याय को तो याद रखिएगा। पंचायत में केवल राजनीतिक न्याय मिला है महिलाओं को। लेकिन क्या है, नौकरियों में अभी क्या है, मतलब पंचायत के ऊपर विधानसभा लोकसभा में क्या है, अभी तक राजनीतिक न्याय नहीं मिला है। तो देखिए क्या है, हमारे संविधान में प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है वही मिल रहा है, उसके बाहर नहीं मिल रहा है। और नहीं मिल रहा है तो क्या होता है कि अगर महिला प्रोटेस्ट करके उसको ले भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान देगा। तो महिलाएं क्या होता है, ये जो मिला है ऐसे नहीं मिला कि वो सरकार चाहा और दे दिया। इनमें बहुत सारे महिला संगठन और बहुत सारे लोगों का क्या अथक मेहनत है, जिसके कारण उनको क्या है, ये अधिकार मिला है। तो ये EWS ऐसे मिल गया है, OBC का आरक्षण ऐसे नहीं मिल गया, इनमें बहुत से लोगों ने संघर्ष किया है। क्योंकि ये क्या है, हमारे प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए उनको मिला है। अगर प्रस्तावना में इसका उल्लेख अगर नहीं होता, तो ये आरक्षण या रिजर्वेशन उनको नहीं मिलता। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या है, ये 3 प्रकार के न्याय क्या है, इसमें बात की गई है। तो इसको जरा समझ लीजिएगा। अब ये संविधान सभा, टोटल संविधान बनने में हमारे संविधान सभा में 12 बैठक होता है। 12 मतलब 12 कॉन्फ्रेंस होता है। टोटल 12 बैठक हुआ। और जो अंतिम बैठक हुआ, अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुआ। और इस दिन संविधान सभा में जितने लोग थे, उन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए और संविधान को क्या है, अपनाया। यानी अंगीकृत किया, लागू नहीं किया, अपनाया। ध्यान देखिएगा, ये संविधान को अपनाया कब, 26 नवंबर 1949, सॉरी यहाँ पे 49 है, ठीक है, 49। इसीलिए 26 नवंबर को, प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन संविधान बन के तैयार हो गया था, लागू नहीं हुआ था पूर्ण रूप से। ध्यान रखिएगा, ये क्या बन के तैयार हुआ था। और संविधान का 26 जनवरी 1950 को ये क्या है, पूर्णतः लागू हुआ। शब्द लिखिएगा पूर्णता, यानी टोटली लागू हुआ। और इसी दिन भारत क्या बन गया, गणतंत्र बन गया।
और इसी दिन हमारे राष्ट्रपति जी का भी चुनाव हुआ था। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा में टोटल 15 महिला शामिल थी। कितनी महिला शामिल थी? 15 महिला। ये क्वेश्चन जो उत्तराखंड में पूछा गया है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, अपनाया गया था, इसी दिन हस्ताक्षर किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हुआ। कैसे लागू हुआ? यहाँ पे एक शब्द लिख लीजिएगा, पूर्णतः लागू हुआ। पूर्णतः लागू हुआ, इसी दिन भारत क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया। ठीक है, इसी को दिन क्या है? भारत रिपब्लिक बन गया। तो आज हम यहाँ तक ही क्लास करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। फिर अगले क्लास में हम क्या है, इसमें कौन कौन सा समिति बना था, संविधान में अलग अलग देशों से क्या क्या लिया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आर्टिकल वगैरह वगैरह देखेंगे, तो उसके बारे में कह दीजिएगा। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ सकते हैं आप लोग। जो भी मन में शंका है सभी समाधान कीजिएगा। जहाँ पे दिक्कत हो, आज नहीं तो कल कहीं भी पूछ सकते। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में भी आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम पूछे नहीं है। कल एक क्वेश्चन से किसी किसी का क्या होता है, सिलेक्शन रुक सकता है। तो वो चीज, वो सिचुएशन ना हो आप लोग के साथ। तो उसका पहले से ध्यान रखिएगा कि जब तैयारी कर रहे हैं तो पूर्णतः तैयारी कीजिए। ये नहीं है आधा अधूरा मन से मत तैयारी कीजिएगा। एक तो समय की बर्बादी है, उससे बढ़िया कि दूसरे काम पे आप इससे बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तैयारी करना है तो जम के कहे कि एक बार तैयारी करें और एक बार में पूरा निकल लिया जाए जो भी पेपर है। उसके लिए थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? आवाज तो मिल रहा है ना आप लोगों को? हेलो। नो सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है? पूछिए। नहीं तो कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो फिर कल पूछिएगा। मन में आए व्हाट्सएप, जब जहां से आपको समय समय मतलब सुविधा हो वही वैसे आप क्वेश्चन को पूछिएगा। ठीक है, चलिए सबको गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। नाइस।